जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सेट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, यानी कि उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बनेगा उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक अच्छे तरीके से और एक डिटेल तरीका से, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप बन गया है। अच्छा, जो 2010 में जो है तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने जो है भारत में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि भारत में जो है सी प्लेन सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में हुआ था। उस समय के जो है केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। अच्छा, सी प्लेन सेवा का नाम जलहंस रखा गया था। इसी सी प्लेन सेवा का नाम क्या रखा गया था? जलहंस रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 395 अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें मूलतः जो है 395 अनुच्छेद थे। अच्छा, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो है अनुच्छेद की संख्या 465 है और जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो अनुसूची 8 गो था, यानी कि 395 अनुच्छेद था जब लागू हुआ था और 8 गो अनुसूची थे। लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो है 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है वर्तमान में, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। इसलिए हमारे भारत में जो है प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, हमारा जो संविधान है उसमें वर्तमान में कितना भाग है? तो अभी जो वर्तमान में 25 भाग है। आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान में जो है संविधान का हमारा 25 भाग है। अच्छा, जब जो है संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय कितना भाग था? तो उस समय 22 गो भाग था, लेकिन अब 22 गो भाग से बढ़कर जो है 25 भाग हो गया है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, संविधान में अब तक कितना संशोधन हो चुका है? तो संविधान में अब तक जो है 105वां संशोधन हो चुका है, या ये भी याद रखिएगा संविधान में अब तक जो है 105वां संविधान संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पीला और नारंगी। वर्णक्रम के पीला और नारंगी जो है ये दो रंग है जो दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम क्या है? एक महारत्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेल। भेल जो है एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, भारत में जो है टोटल 10 महारत्न कंपनी है और इसका मैं बारी बारी से नाम बोल रहा हूँ। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको भेल कहा जाता है। उसका बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उस तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सातवां है एनटीपीसी, आठवां है ओएनजीसी, नौवां है पीजीसीआईएल और 10वां है सेल। ये सभी चीज जो है महारत्न कंपनी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न कंपनी में आते हैं। अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वारंगल में। वारंगल में जो है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अच्छा, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो लगभग 860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, ये जो वारंगल है ये कहाँ पड़ता है? तो वारंगल जो है तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई?
तेलंगाना में वारंगल पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल तेलंगाना में स्थित है। अच्छा, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है चंदौली जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अभी लखीमपुर खीरी जो है बहुत ज्यादा फेमस में है, बहुत ज्यादा विवाद में है, तो इससे प्रश्न आने का जो है संभावना है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो आप याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सिवनी जिले में है। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि वर्तमान में देश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो वर्तमान में देश में टोटल 106 नेशनल पार्क है। ये याद रखिएगा कि वर्तमान में देश में 106 नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कितना है? तो टाइगर रिजर्व जो है आपका 52, यानी कि 52 गो जो है टाइगर रिजर्व है। 52 गो टाइगर रिजर्व है और 106 नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कोशिका। अच्छा, कोशिका को जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। कोशिका को जो है किसी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किसी भी जीव का मूल इकाई क्या है, तो मूल इकाई भी जो है कोशिका है, सबसे छोटी इकाई भी कोशिका है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। अच्छा, कोशिका के समूह को जो है, कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है और उत्तक के समूह को अंग कहा जाता है। उत्तक के समूह को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में जो है भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। वर्ष 1930 ईस्वी में स्थापित रेलवे कर्मचारी वर्ग महाविद्यालय के रूप में बड़ोदरा के प्रताप विलास पैलेस में स्थापित किया गया था रेलवे, जिसको रेलवे स्टाफ कॉलेज कहा जाता है। यानी कि जो बड़ोदरा में जो है रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1930 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था। चलिए, इससे संबंधित और भी प्रश्न है कि भारतीय रेल का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्था कहां पर है? भारतीय रेल का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्था है आपको बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित है यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्था। अच्छा, भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो ये सिकंदराबाद में है। और भारतीय रेल बीटीए प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। आपदा प्रबंधन भारतीय रेल वाला बेंगलुरु में है, ठीक है। प्रबंधन संस्था सिकंदराबाद में है और बीटीए प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में है। चलिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अच्छा, आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का समूह है, ठीक है। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। अच्छा, आकाशगंगा को जो है बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मंदाकिनी, स्वर्ण गंगा, देव नदी इत्यादि, ठीक है। हमारा जो आकाशगंगा है, जो सौर मंडल है हमारा, वो कैसा है? तो दुग्ध मेखला गैलेक्सी का भाग है। हमारा आकाशगंगा जो है दुग्ध मेखला गैलेक्सी का भाग है। अच्छा, सौर मंडल का केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूर्य स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो सूर्य स्थित है। अच्छा, एक जो है सिद्धांत आया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोपरनिकस ने दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अच्छा, ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रह की गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत किया था, मतलब सबसे पहले शिलालेख किसने लिखा था? तो अशोक ने किया था। और किस लिपि में लिखा है? तो ये ब्राही लिपि में लिखा है। और सबसे प्राचीनतम शिलालेख भी अगर पूछा जाए कि सबसे भारत में सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है किसका है? तो अशोक का ही है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 13 देश जो है ओपेक के सदस्य हैं नवंबर 2020 की जानकारी के अनुसार तक। अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है जनक माना जाता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है इसमें मानव तकनीक के द्वारा जो है बहुत बहुत सारा प्रमुख है इसका जो है अवयव है। जैसे आपको कंप्यूटर गेम हो गया, इसे बहुत ये सभी चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, उसके बाद तीसरा है प्रवीण प्रणाली, चौथा है दृष्टि प्रणाली, पांचवा है वाक पहचान मतलब आवाज का पहचान करना, बुद्धि रोबोट यानी रोबोट बनाना। ये सब सभी चीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने की थी। सन 1498 ईस्वी में सबसे पहले सन 1494 ईस्वी में कोलंबस निकला था भारत की ही खोज के लिए, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया और उसने जो है सन 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद जो है वास्को डिगामा निकला 1498 ईस्वी में, जो है उन्होंने भारत का खोज किया और कहाँ पहुंचा? तो कालीकट, केरल के कालीकट तट पर जो है पहुंचा। और वहां पर जो है सबसे खास बात वो जो है देखा क्या भारत में गोल मिर्च जो होता है जिसको काला मिर्चा भी कहते हैं, उसको देखा और उसको उसको वो बहुत अच्छा लगा, तो वो जो है उसे लेकर गया और यही जो है सबसे बड़ा कारण बना भारत पे आक्रमण के लिए उस समय के लिए। ठीक है, उसके बाद जो पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना बनाया 1502 ईस्वी में कोच्चि में बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना कहाँ बनाया? तो कोच्चि में बनाया था 1502 ईस्वी में। अच्छा, भारत आने वाला दूसरी डच कंपनी कौन थी? तो 1602 ईस्वी में भारत आया था जो दूसरी डच कंपनी थी। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा को समुद्री खोज में कौन सहयोग किया था? तो एक अब्दुल मनीक नामक जो है व्यापारी था, उन्होंने वास्को डी गामा को समुद्री खोज के में मदद किया था। और कालीकट कालीकट पे जहाँ पे पहुंचा था, यानी तो उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो कालीकट का शासक का नाम अज्ञात था। ठीक है, अब वास्को डी गामा जो है भारत 2 बार आया था। एक 1498 ईस्वी में आया था और दूसरी बार कब आया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख कर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है, अक्टूबर 2020 तक थे। तो आपसे एक प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 में जो है कैग का उल्लेख किया गया, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करती है। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका उम्र जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होता है। और ये क्या कैग का क्या काम है? तो कैग का काम है सार्वजनिक धन की जो है रखवाली करना, यानी कि भारत सरकार के जो भी धन है उसका रखवाली करना, ये कैग का काम है। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसका संवेग क्या होगा? तो देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम भी। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, अच्छा 1/2 mv² क्या है? तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राही सारनोबत जो एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गोरखपुर। हरियाणा के गोरखपुर नामक स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है।
अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यूजिका डोमेस्टिका। म्यूजिका या मुस्का डोमेस्टिका भी उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2016 में जो है सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार चीन की राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार जो है ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोजेक्ट जतन जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। सीडेक का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट जतन के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संग्रहालय के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर संग्रहों के एक ऑनलाइन डिजिटल रिपोजिटरी, यानी कि ये सांस्कृतिक जितना भी कार्यक्रम होता है उसको ऑनलाइन डिजिटलीकरण करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वार्टज डैश प्रकार का एक सेल है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रूपांतरित सेल है। क्वार्टज जो है एक रूपांतरित सेल है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो देखिए गुजरात है, ये है गुजरात है, उसके बाद क्या है, गुजरात आपको हो गया, उसके बाद पंजाब आपको हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, हरियाणा जो है आपको नहीं है पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात पंजाब राजस्थान जो ये पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यूआरएल क्या है? तो यूआरएल जो है एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, भारत के खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और ये जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वीडिश अकादमी क्या चीज से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है, यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो स्वीडिश अकादमी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। अगला प्रश्न है येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रांस से संबंधित है येलो वेस्ट विरोध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राफिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बारामिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहते थे? कालिदास रहते थे, धन्वंतरी रहते थे, छपनक रहते थे, अमर सिंह, शंकु, वरुड़ची, बेताल भट्ट, घटकपर और बारामिहिर, ये सभी व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 48 थी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के पहले सभापति थे। अच्छा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 यानी कि 89 में वर्णित है। ठीक है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उस्ताद अजमद अली खान जो है संतूर वाद्य से संबंधित नहीं है, ये सरोद वाद्य से संबंधित है, यानी कि सरोद बजाते थे उस्ताद अमजद अली खान।
और ये जो है तरुण भट्टाचार्य हो गया, भजन सपोरी हो गया, पंडित शिवशंकर कुमार शर्मा हो गया, ये सभी व्यक्ति जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आईएसए। आईएसए जो है ये एक संगठन है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन है, इसका मुख्यालय भारत में है। और आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में स्थित है। और भारत के कहाँ पर? तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो इसकी आईएसए की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, ओईसीडी का पूरा नाम क्या है? तो ओईसीडी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। कहाँ है भाई? पेरिस में है। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इग्नोस्फीयर की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1962 में। 1962 में जो है भारत सरकार द्वारा इग्नोस्फीयर की स्थापना के साथ शुरू हुआ। अच्छा, इग्नोस्फीयर का पूरा नाम क्या है? तो इग्नोस्फीयर का पूरा नाम है भाई इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, इसको पूरा नाम है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में 1969 में हुआ था। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही जो है संघ के मंत्रिमंडल समिति में जो है शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पायरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है भट्टी में जो है तापमान मापने के लिए। क्या चीज का? तो पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था। अच्छा, 2005 में ही जो है आरटीए यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का भी शुरुआत किया गया था। और ये कब किया गया था? तो भाई 15 अगस्त 2005 को जिसकी शुरुआत हुआ था। और 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भी शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किस तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए, जो यहाँ पर सोडियम अलग है, बाकी सब समान है। आर्गन, हीलियम, नियोन ये सभी सब समान है, क्योंकि ये सभी जो है अकीरिय गैस है। और वर्ग 18 का जो है ये वर्ग 18 में है आवर्त सारणी में। तो अकीरिय गैस कौन कौन सा होता है? तो अकीरिय गैस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन होता है। 6 गो अकीरिय गैस है, ये आप याद रखिएगा। और सोडियम जो है एक अकीरिय गैस नहीं है, सोडियम एक धातु है और इसको चाकू से काटा जा सकता है। एक मुलायम धातु है और ये जो है इसको जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।